हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 जिसका नेम है वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स। तो इसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान एंड वुर्ज स्टील। तो हमने हमारे चैप्टर का एक जो पिलर है वो कंप्लीट कर लिया है। तो हमने वीवर्स के बारे में तो जान लिया है। इस वीडियो के अंदर हम आयरन स्मेल्टर्स की बात करने वाले हैं। तो आयरन स्मेल्टर्स के अंदर हम टीपू सुल्तान की तलवार की बात करेंगे और वुर्ज स्टील की बात करेंगे। अब आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये टीपू सुल्तान या वुर्ज स्टील इन दोनों को क्या रिलेशन है, तो वो हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो जो टीपू सुल्तान है, तो टीपू सुल्तान का आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के साथ में क्या रिलेशन है वो मैं आपको बताऊंगी। तो टीपूज लीजेंडरी स्वॉर्ड, अब हमने देखा था कि जो टीपू सुल्तान थे इनके बारे में हमने हमारे सेकेंड चैप्टर के अंदर पढ़ा था। तो हमने जाना था कि जो टीपू सुल्तान थे उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में वार किए थे। अब आपको मुझे बताना है कि टीपू सुल्तान कौन से वार के अंदर हार गए थे। यह तो मैं बता देती हूँ कि जो 1799 था उस वार के अंदर टीपू सुल्तान की डिफीट हो गई थी और वो शहीद हो गए थे। तो 1799 के अंदर वो एंग्लो मैसूर वार हुआ था। तो जो टीपू सुल्तान की तलवार थी आर नाउ पार्ट ऑफ वैल्यूएबल कलेक्शन इन म्यूजियम इन इंग्लैंड। तो हमने देखा था कि जो टीपू सुल्तान की तलवार थी वो ऐसा माना जाता है कि जो टीपू सुल्तान की तलवार है वो अपने अपोनेंट, मतलब वो टीपू सुल्तान का कोई अपोनेंट है। जैसे मान लो टीपू सुल्तान का अपोनेंट इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सिपाही है उसने जो कवच पहन रखा है उसको चीरते हुए वो जा सकती थी। ऐसी इतनी अच्छी क्वालिटी थी टीपू सुल्तान के तलवार की। तो टीपूज लीजेंडरी स्वॉर्ड, टीपू की जो लीजेंडरी स्वॉर्ड थी मतलब उनकी जो तलवार थी आर नाउ पार्ट ऑफ वैल्यूएबल कलेक्शन। अब जो इंग्लैंड है वहाँ पे एक म्यूजियम है जिसके अंदर वो बहुत ही कीमती चीज़ों को रखते हैं। तो उन्हीं कीमती चीज़ों में से एक जो चीज़ है वो है हमारे मैसूर के रूलर टीपू सुल्तान की तलवार। तो उनकी जो तलवार थी वो अब एक हिस्सा बन चुकी है जो वैल्यूएबल कलेक्शन है इंग्लैंड के अंदर म्यूजियम का। तो कलेक्शन इन म्यूजियम इन इंग्लैंड, तो वो एक हिस्सा कैसे बनी उस म्यूजियम का, क्योंकि उसकी जो क्वालिटी होती थी वो बहुत ही अच्छी थी। तो स्वॉर्ड की जो क्वालिटी थी वो बहुत ही अच्छी थी। तो क्वालिटी ऑफ स्वॉर्ड। तो अब हम तलवार से कैसे हम टीपू सुल्तान से आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के ऊपर आ गए हैं, तो रिलेट कर लिया ना हमने कैसे हमने जान लिया कि टीपू सुल्तान की तलवार की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। तो वो बनी कहाँ पे थी, हमारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के अंदर, और वो इंडिया के ही लोगों ने उसे बनाया था। दिस क्वालिटी ऑफ द स्वॉर्ड came from a special type of high carbon steel called वुर्ज। अब ये जो तलवार की ये क्वालिटी थी वो कहाँ से आई है, came from a special type of high carbon। वो एक हाई कार्बन का कोई एक टाइप है, वहाँ से वो जो क्वालिटी है स्वॉर्ड की वो आई है। तो जो कार्बन होता है उसका एक टाइप है जिसे हम वुर्ज बोलते हैं। तो दिस क्वालिटी ऑफ द स्वॉर्ड केम फ्रॉम अ स्पेशल टाइप ऑफ हाई कार्बन स्टील। तो कार्बन स्टील का वो एक पार्ट है जिसे हम वुर्ज बोलते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान। इतना तो हमने पढ़ लिया टीपू सुल्तान की तलवार के बारे में। अब हम वुर्ज स्टील पढ़ेंगे। तो वुर्ज स्टील वो इतनी जो अच्छी क्वालिटी थी उस स्वॉर्ड की वो वुर्ज स्टील से बनी हुई थी, वो टीपू सुल्तान की तलवार। तो हम वुर्ज स्टील के बारे में जान लेते हैं कि ये स्टील जो है वो क्या है। तो अब हम थोड़ा बहुत और जान लेते हैं। तो फ्रेनिस बुचैनन, तो फ्रेनिस बुचैनन कोई इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कोई एक पर्सन है। तो फ्रेनिस बुचैनन ने क्या किया, लेफ्ट अस अकाउंट ऑफ द टेक्निक ऑफ विच वुड लेफ्ट अस अकाउंट ऑफ द टेक्निक्स बाय विच वुड स्टील वाज प्रोड्यूस्ड। तो वो लेफ्ट मतलब छोड़ना, तो वो छोड़ के चले गए। अस किसके लिए, हमारे लिए। अकाउंट ऑफ द टेक्निक, एक अकाउंट छोड़ के चले गए हमारे लिए।
of the technique by which wood steel was produced। एक अकाउंट छोड़ के चले गए हमारे लिए ऐसी टेक्निक का, ऑफ द टेक्निक, एक ऐसी टेक्निक का अकाउंट छोड़ के चले गए जिससे जो वुड स्टील है वो बनाया जाता था। मतलब वो उन्होंने पहले सर्च किया कि कैसे वुड स्टील बनाया जाता है, तो उन्होंने सर्च कर लिया और जब वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया को छोड़ के गए थे 1947 के अंदर, तो एक जो अकाउंट है वो हमारे पास ही रह गया, जो किसने तैयार किया था, फ्रेनिस बुचैनन ने। तो उन्होंने क्या बताया कि कैसे बनता है वुड स्टील। पहले एक फर्नेस होता है, फर्नेस मतलब भट्टी, तो भट्टी जैसे तंदूरी होती है ना वैसी, लेकिन उससे बड़ी होती है और उससे हाई क्वालिटी की होती है। तो तंदूर जो होता है उसके जैसी एक भट्टी होती है, लेकिन वो थोड़ी बड़ी होती है और थोड़ी ज़्यादा क्वालिटी की होती है। तो फर्नेस के अंदर क्या किया जाता है, आयरन और मिक्स्ड विथ चारकोल। तो आयरन और जो होता है उसको चारकोल के साथ में मिक्स कर दिया जाता है। पुट इनसाइड स्मॉल क्ले पॉट्स, तो उसको रखा जाता है स्मॉल क्ले पॉट्स के अंदर। क्ले मतलब मिट्टी, पॉट्स मतलब मटके, तो मतलब जो मिट्टी से बने हुए जो मटके होते हैं उसके अंदर रखा जाता है। तो पहले एक फर्नेस होती है, फर्नेस मतलब एक चैम्बर होता है जिसके अंदर आग जलती है। तो फर्नेस एक चैम्बर होता है जिसके अंदर आग जलती है, तो उसके अंदर क्या किया जाता है, आयरन ओर को मिक्स कर दिया जाता है। आयरन ओर जो हमें मिनरल्स, ओर का मतलब क्या होता है, ओर का मतलब होता है कि कोई एक मटेरियल है, एक स्टोन जैसा है जिसके अंदर कोई भी एक मटेरियल की जो मात्रा है। और मतलब क्या होता है, कोई एक स्टोन जैसा होता है जिसके अंदर किसी भी एक मिनरल की जो मात्रा है वो ज़्यादा होती है। तो आयरन और मिक्स विथ चारकोल, आयरन और को मिक्स किया जाता है चारकोल के साथ में। पुट इनसाइड स्मॉल क्ले पॉट्स, जो मिट्टी के जो मटके होते हैं उसके अंदर उनको रखा जाता है। किनको, उस आयरन ओर को जो चारकोल के साथ में मिक्स किया हुआ है। थ्रू एन इंट्रिकेट कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर, अब वो टेम्परेचर को ऊपर अच्छे से कंट्रोल करते हैं। टेम्परेचर कम नहीं होना चाहिए अचानक से और टेम्परेचर ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, तो टेम्परेचर के ऊपर कंट्रोल करके रखते हैं वो। द स्मेल्टर्स, कौन, स्मेल्टर्स, जो स्मेल्टर्स होते हैं वो टेम्परेचर के ऊपर कंट्रोल करके रखते हैं। Produce steel ingots that were used for sword making। अब स्टील इग्नोट्स क्या होता है, मतलब स्टील का कोई एक रो फॉर्म है। तो थ्रू एन इंट्रिकेट, टेम्परेचर को कंट्रोल रख के जो स्मेल्टर्स होते हैं वो स्टील को प्रोड्यूस करते हैं या फिर स्टील के रो फॉर्म को प्रोड्यूस करते हैं। डेट वे यूज फॉर स्वॉर्ड मेकिंग, और बाद में उसको तलवार बनाने के लिए यूज़ में किया जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है जो किसके द्वारा बताई जाती है, फ्रेनिस बुचैनन के द्वारा। तो हमने देख लिया कि स्वॉर्ड मतलब तलवार कैसे बनती है। तो वुड इज़ एन एंग्लिसाइज्ड वर्जन ऑफ द कैनेड वर्ड उक्कू, मतलब अब जो स्टील होता है उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है अलग अलग जगह के अंदर। तो कनाडा के अंदर उसको उक्कू के नाम से जाना जाता है, तेलुगु के अंदर हुक्कू, तमिल एंड मलयालम के अंदर उनको उरुकू। तो जैसे अलग अलग वर्ड्स के अंदर उनको जाना जाता है। तो हमने द स्वॉर्ड्स ऑफ टीपू सुल्तान एंड वुड स्टील के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया। अब हम आगे बात करेंगे, तो अब हम थोड़ा बहुत और जान लेते हैं। तो क्या है, माइकल फराडे। तो माइकल फराडे कोई एक पर्सन है, तो उन्होंने क्या किया, द लीजेंडरी साइंटिस्ट, ये एक साइंटिस्ट थे एंड डिस्कवरर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी की और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की जो डिस्कवरी है वो की थी। तो डिस्कवरी की थी इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी की और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की। स्पेंट 4 years स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडियन वुड्स। इन्होंने 4 साल जो है वो 4 साल इंडिया के अंदर रहे थे और 4 साल तक इन्होंने क्या किया था, इन्होंने स्टडी की थी किसकी, हमारे जो इंडिया में जो वुड्स था उसके प्रॉपर्टीज़ की उन्होंने स्टडी की थी। तो स्पेंट 4 years, 4 साल को उन्होंने इंडिया के अंदर स्पेंड किया था स्टडिंग द प्रॉपर्टी ऑफ इंडियन वुड्स, और इंडिया के जो वुड्स था उसकी प्रॉपर्टीज़ की उन्होंने स्टडी की थी। तो 1818 से 1822 तक वो इंडिया के अंदर रहे थे। फिर हाउएवर, लेकिन बाद में क्या होता है, वी लॉस्ट द प्रोसेस ऑफ वुड स्टील मेकिंग।
लेकिन बाद में हम वुड स्टील कैसे बनाते हैं उस प्रोसेस को हम खो देते हैं। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि इतनी अच्छी क्वालिटी थी, ब्रिटेन के एक साइंटिस्ट ने इंडिया के अंदर आके वुड स्टील के बारे में स्टडी किया, तो हमने इतनी अच्छी वुड जो स्टील है इसकी क्वालिटी या फिर इसका बनाने का तरीका हम भूल कैसे गए। तो कंक्वेस्ट, तो इसके बहुत सारे रीज़न हैं। तो कंक्वेस्ट ऑफ इंडिया बाय ब्रिटिश, अब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने इंडिया के ऊपर अपना कब्जा कर लिया था, ये तो हमें पता है। द स्वर्ड्स एंड आर्मर मेकिंग इंडस्ट्री डाई, और इंडिया के अंदर जो तलवार बनाने वाली इंडस्ट्री थी, एंड आर्मर मतलब कोई किंग हाउस के रक्षा के लिए जो कवच बनाते हैं, वो जो कवच बनाने वाली इंडस्ट्री थी वो ख़त्म हो जाती है इंडिया के अंदर वाली। तो वो ख़त्म कैसे होती है? क्योंकि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर आई थी तभी तो राजा लड़ते थे, कभी राजा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लड़ती थी। तो वैसे तभी तो लोगों को, जो किंग्स थे, उन्हें तलवार की भी ज़रूरत होती थी और उन्हें कवच की भी ज़रूरत होती थी। लेकिन जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे इंडिया को अपने अंडर के अंदर ले लिया, अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ना तो किसी से लड़ेगी, तो जब वो लड़ेगी नहीं तो तलवार की और कवच की ज़रूरत ही नहीं थी, तो जो इंडस्ट्री थी वो डाइड हो गई। और भी रीज़न है, आयरन एंड स्टील फ्रॉम इंग्लैंड डिस्प्लेसेस द आयरन एंड स्टील प्रोड्यूस्ड बाय क्राफ्ट्स पीपल इन इंडिया। और अगर मान लो किसी को ज़रूरत भी होती थी किसकी, कवच की या फिर तलवार की, तो आयरन एंड स्टील फ्रॉम इंग्लैंड, जो इंग्लैंड था वहाँ पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री डेवलप हो रही थी, तब उन्होंने सोचा कि हमें हमारी तलवारों को कहाँ ना कहाँ तो बेचना ही पड़ेगा। तो अगर इंडिया के अंदर किसी को ज़रूरत होती थी वो उनको बेच दिया करती थी। कौन? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आयरन एंड स्टील फ्रॉम इंग्लैंड से जो आयरन एंड स्टील आता था, डिस्प्लेसेस द आयरन एंड स्टील प्रोड्यूस्ड, उन्होंने हटा दिया जो आयरन एंड स्टील हमारे यहाँ के क्राफ्ट्स पीपल बनाते थे, उसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हटा दिया और अपना माल यहाँ पे लाके बेचने लगे। वो डिस्प्लेसेस द आयरन एंड स्टील प्रोड्यूस्ड बाय क्राफ्ट पीपल इन इंडिया। तो हमारा ये जो टॉपिक है द स्वर्ड्स ऑफ टीपू सुल्तान एंड वुड स्टील, ये कंप्लीट होता है। तो इस वीडियो के अंदर हमने बहुत कुछ जाना। तो इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं अबेंडन्ड फर्नेसेस इन विलेज। If anybody have any type of doubt, any type of query, then please mention in the comments below. Thank you so much.